नमस्कार। आज मैं आपको जार्ज पंचम की नाक पढ़ाने समझाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। ये आपकी पुस्तक कृतिका से लिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने कुछ भागों में, कुछ पार्ट में इसे विभाजित किया है और प्रत्येक जो भाग है उसको समझाती जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिया है मैंने, एलिजाबेथ द्वितीय का भारत में आना। आपको पता है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हिंदुस्तान आने का अपना निश्चय किया। तो ये सभी चर्चा अखबारों में होने लगी कि ब्रिटेन की महारानी जो हैं वो भारत आ रही हैं। तो एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान हो गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, क्योंकि वो भारत आ रही हैं और वो जब दौरा करेंगी तो कब क्या पहनेंगी। एलिजाबेथ के साथ दौरे के लिए फोटोग्राफर की फौज भी तैयार हो रही थी। अकेली एलिजाबेथ नहीं थी, उनके साथ आने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे, उसमें फौज भी विशेष शामिल थी। दूसरा पॉइंट लिया है बेटा मैंने, रानी का सूट। हिंदुस्तान जो है अखबारों में लिखा गया कि रानी ने हल्के रंग का सूट बनवाया है, नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका कपड़ा जो है हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उस सूट पर करीब 400 पाउंड का खर्च आया है। जो सूट बन रहा है उसका खर्च जो है 400 पाउंड का है। अखबारों में छप रही है बात, क्या छप रही है? हिंदुस्तान के अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री, प्रिंस फिलिप कारनामे, उनके नौकर, उनके बावर्ची और खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनी लिखी जा रही है। शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप रही हैं। अखबार में जो है पूरे भारत में सनसनी फैली हुई है, तहलका मचा हुआ है कि रानी जो है 5,000 का सूट पहनकर वो हवाई अड्डे से उतरेंगी। कौन से हवाई अड्डे? पालम हवाई अड्डे से। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में उनके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। एलिजाबेथ के आने की खुशी में पूरी दिल्ली जो है तैयार हो गई है। जैसे घर में कोई आता है तो हम लोग जो है घर को बहुत साफ सुंदर कर देते हैं, तो उसी तरह से एलिजाबेथ जब भारत आ रही हैं तो दिल्ली में भी बहुत तैयारियां शुरू हों, क्योंकि पालम हवाई अड्डा दिल्ली में है। नई दिल्ली में जो है बहुत खुशियाँ हो रही है, लाइटें लगाई गई हैं सड़कों पर और सभी जो है उनका राह देख रहे हैं और सभी लोग जो है दिल्ली की तैयारी में लगे हुए हैं। दिल्ली की सड़कें भी चमक गई हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे सड़कें जवान हो गई हैं। बुढ़ापे की जो धूल थी पेड़ों पर, सड़कों पर जो थी, वो सब धूल साफ़ हो गई हैं और इमारतों को जो है नव यौवनाओं की भांति श्रृंगार कर दिया गया है। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, सरकारी भवन थे, तो उनको भी नव दुल्हनों की तरह सजा दिया गया है। अगला पॉइंट है बच्चों, जार्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में हर तरह की तैयारी हो गई है, साफ़ सुथरी सड़कें हो गई हैं, लाइट रोशनी लगा दी गई है। इंडिया गेट के सामने जार्ज पंचम की जो लाट है, अचानक एकाएक वो गायब हो जाती है। उसकी लाट पर जो नाक है, किसकी? जार्ज पंचम की। तो सब तैयारियां हो रही हैं। इंडिया गेट के सामने जो है जार्ज पंचम की लाट है, उस पर जो है उनकी नाक है वो एकदम से गायब हो जाती है। और जबकि देखो वहाँ पर सभी हथियारबंद पहरेदार सैनिक आदि लगे हुए हैं, फिर भी जो है लाट जो है उसकी नाक जो है वहाँ से गायब हो जाती है। तो भारतवासियों की परेशानी जो है दिल्ली वासियों की बहुत बढ़ जाती है। देश की भलाई चाहने वाली एक मीटिंग बुलाई जाती है, मसला पेश किया जाता है कि अब जो है एलिजाबेथ भारत आ रही हैं, अब क्या किया जाए। सभी में ये चर्चा हो जाती है कि जार्ज पंचम की नाक अवश्य लगाई जानी चाहिए। ऐसा कोई मूर्तिकार होना चाहिए जो फटाफट से इसकी नाक लगा दे। ये सभी को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हों। सभी बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया कि जल्दी से जल्दी इस लाट पर आपने नाक लगानी है। अब जो है मूर्तिकारों के प्रयत्न, अगला पॉइंट बेटा, मूर्तिकारों की क्या प्रयत्न हो। मूर्तिकार जो है, कलाकार जो है, सभी पैसे से सभी बेचारे लाचार थे। उन्होंने जार्ज पंचम की नाक लगाने को कहा तो वो सब मान गए। मूर्तिकारों को पूछा कि अब जो है
लाट जो है ये अब कैसे और कहाँ कैसे बनेगी। सभी जो है जो पत्थर बना हुआ है, पत्थर का है, वो वहाँ विशेष पत्थर का बना हुआ, वो पत्थर कहाँ से लाया जाएगा, कौन सा विभाग जो है जिसने कार्य किया था, और फाइलों को खोला जाएगा कि जो पुरातत्व निर्माण वाली फाइलें होती हैं उनको खोला जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि वो पत्थर कहाँ से कैसे कब किसके द्वारा बनाया गया। उस मूर्तिकार से पूछो, मूर्तिकार के भरोसे ही अब सारा काम तय हो गया है कि अब ये सारा काम किसके द्वारा नाक लगाई जानी है, मूर्तिकारों के द्वारा। अब जो है सारे मूर्तिकार जो है नाक की खोज में लग गए हैं। मूर्तिकारों ने हिंदुस्तान के हर पहाड़ को खोजा कि ये पत्थर की जो लाट बनी, वो जो लाट बनी हुई है किस पत्थर से बनी हुई है और कौन सा पत्थर जो है उसे नाक बनाई जाए। नाक बच्चों मान सम्मान का प्रतीक है, ठीक है। तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोजा गया, लेकिन जो मूर्ति बनी हुई है उस तरह का पत्थर हमारे भारत में कहीं नहीं मिला, क्योंकि पत्थर जो है वो विदेशी है, जाज पंचम भी विदेशी है। तो सब मूर्तिकारों ने हार मान ली, कोई भी मूर्ति पर नाक लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे भारतवासियों के जो पत्थर हैं उस पर नहीं मिलती थी। सभी परेशान हो गए। अब जो है क्योंकि यह मसला जो है जाज पंचम की नाक का था। वहाँ दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि सबकी नाकें टटोली गई, सबकी नाकें नापी गई, लेकिन सबकी नाक जो है जाज पंचम की नाक से ही बड़ी मिली, क्योंकि जाज पंचम की नाक हमने उसका मान सम्मान हमने क्या किया, उसको छोटा किया। जबकि हमारे देश के जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, दादा भाई नौरोजी जो है, गोखले, इन सब की नाक क्या थी, ऊंची थी जाज पंचम की नाक से। फिर गुजरात की तरफ गया, वहाँ गांधी, सरदार पटेल, देसाई आदि मूर्तियों को परखा गया। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की मूर्तियों को देखा गया, तो उनके नाक को टटोला, उनकी नाक भी बहुत बड़ी मिली जाज पंचम की नाक से। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आया, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्ला खां, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मौलवी की लाटों के पास गए। घबराहट में मद्रास भी पहुँच गए, वहाँ पर सत्य मूर्ति को देखा। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का भी सामना हुआ, लेकिन सभी की नाक जो है लंबी मिली, सबसे छोटी नाक जो है बेटा, बार बार बता रही हूँ, इज्जत मान सम्मान का प्रतीक है। हमारे सभी जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सब की नाक जो है जाज पंचम की नाक से कहीं ऊंची और लंबी थी, अर्थात हमारे मन में उनके प्रति विशेष श्रद्धा, आदर, सम्मान का भाव था, इज्जत थी। जबकि हमारे मन में जाज पंचम के लिए इतनी कोई इज्जत और सम्मान नहीं था। चले बच्चों आगे चलते हैं। जाज पंचम की जो है नाक वो छोटी कैसे। दिल्ली में पहुँचे, सभी ने बयान दिया, पूरे भारत की परिक्रमा की गई, सब मूर्तियों को देखा गया, सबकी नाकों को नापा गया, लेकिन जाज पंचम की नाक सभी की नाकों से छोटी निकली। हमारे शहीदों की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की नाकें बहुत लंबी मिली। सभी हताश हो गए, आखिर में मूर्तिकार भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा उनकी हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि जो हम इनकी नाक लगा सकें। अब जो है जितने भी ये हमारे शहीद हुए थे उन सब के यहाँ अपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के वहाँ भी देखा गया, लेकिन सभी जो मूर्तियाँ थी सभी में जो है वो नाक लंबी ही मिली। अब बारी आई बच्चों की मूर्तियों पर, क्योंकि बच्चों की नाक छोटी होती है, तो वहाँ पर बच्चों की जो है मूर्तियों पर देखा गया कि शायद बच्चों की नाक ही इन पे फिट बैठ जाए। फिर बच्चों की नाक भी जब नापी गई तो बच्चों की नाक भी उन पर फिट नहीं बैठी, क्योंकि बच्चों की नाक भी जो है हमारे शहीदों की नाक उससे लंबी थी, ऊंची थी। बड़े बड़े बात जो है बहुत बड़े बड़े अफसरों तक पहुंच गई, पूरे देश में खलबली मच गई कि अगर जाज पंचम की नाक न लगी तो फिर जो है क्या होगा। जाज पंचम की नाक नहीं लगी तो बच्चों क्या होगा, क्या बताया उन्होंने, तो हमारा जो है बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कोई ना कोई तो नाक आपको लगानी ही पड़ेगी।
सारे देश में खलबली मच गई कि फिर रानी एलिज़ाबेथ का स्वागत कैसे किया जाएगा। ये तो हमारे देश के लोगों की जो है नाक काटने वाली बात हो गई। अब देखो अब क्या रहा, जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मूर्तिकार ने अभी हार नहीं मानी, किसी मूर्तिकार ने अभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, एक कमेटी बैठाई गई और ये कहा गया कि अगर पत्थर की नाक नहीं मिलती तो हम जो है किसी की जिंदा नाक लगा देंगे। चूँकि नाक लगाना एकदम बहुत ज़रूरी है, इसलिए तय किया गया कि जो हमारे भारतवासियों की संख्या है 40, उस समय जो है 40 करोड़ थी, पुस्तक में जो बताया गया है उसमें से एक की जिंदा नाक लगा दी जाए। तो नाक, तो उसने कहा मूर्तिकार ने, नाक चुराना मेरा काम है, आप सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकारों को इजाज़त दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मामला हल हो गया है। अखबारों में क्या छपा बच्चों कि नाक का मामला हल हो गया, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। अब नाक लगने की तैयारी बच्चों। नाक लगने से पहले पहरेदारों को तैनात कर दिया गया, क्योंकि पहरेदार तो पहले भी तैनात थे, फिर भी लाट की नाक गायब हो गई थी। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब मतलब उसकी दलदल कीचड़ आदि निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि नाक सूखने न पाए, क्योंकि नाक जो है वो जिंदा लगा रहे, तो इसलिए जो है कि तालाब वो किया जाएगा, पानी डाला जाएगा और फिर वो नाक उसमें नहीं सूखेगी। आखिर वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं है। क्या बताया उसमें कि नाक जो है वो जिंदा की लगाई गई है। देश में कहीं भी किसी के उद्घाटन की खबर नहीं थी, कोई फीता नहीं कटा, कोई सभा नहीं हुई, किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र सम्मान पत्र नहीं दिया गया, कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ, न किसी का कोई चित्र छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए, एक लाट के लिए, एक स्टैचू के लिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक और छोटा सा पॉइंट आपको समझा रही हूँ। इसमें मैंने आपको पूरे पाठ को छोटे रूप में आपको समझा दिया है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है वह हमारी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को जो चिंता दिखाई देती है वह हमारी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। हम आज़ाद तो हो गए हैं, इससे क्या पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हो गए, परंतु हमारी अंदर से मानसिक पराधीनता नहीं गई। बच्चों, ये पाठ मैंने आपको छोटे रूप में समझा दिया, सारे महत्वपूर्ण इसकी बातें बता दी हैं। अब मुझे आशा है कि मेरे सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, धन्यवाद।